हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन। जीके है सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एमसीक्यू लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत जो भी सोसाइटी पंजीकृत होती है, उस पंजीकृत करने के लिए, कहने का मतलब उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नियम क्या है, उसके लिए प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीजों का आज हम एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अर्थात पंजीयन कराने के लिए कौन कौन से थ्योरी पोर्शन को मैं कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन से नियम से होकर गुजरना पड़ता है, आवेदन कैसे देना होगा, इन सभी चीजों को मैं डिटेल में बता चुका हूं। इसी का एमसीक्यू पोर्शन लेकर आया हूं, तो वीडियो आप पहले देखिएगा, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत धारा 78 के अंतर्गत अपील की सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसके पास नहीं है, या किसे नहीं है, निम्न में से किसे नहीं है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं किसी भी समिति या किसी भी सोसाइटी का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, पंजीयन करवाना है, ठीक समझना, तो पंजीयन करवाते हैं तो पंजीयन करवाने का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है रजिस्ट्रार, होता है रजिस्ट्रार। समझ रहे हैं? और इस रजिस्ट्रार की नियुक्ति, इस रजिस्ट्रार की मदद करने के लिए, रजिस्ट्रार की मदद करने के लिए अपर रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। उसके अलावा देखा जाए तो संयुक्त रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। उसके अलावा सब रजिस्ट्रार, जिसको आप उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। उसके अलावा सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है, और एक अन्य जो बोल सकते हैं अन्य अधिकारी जो इसी वर्ग के तहत जिसको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आप इस चार को याद रखिएगा, जो कि रजिस्ट्रार की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर है? इस अधिनियम के अंतर्गत आप मेरी पहले थ्योरी वाली पोर्शन को देखिएगा, उसके बाद ही इसको सॉल्व कीजिएगा। तो याद रखिएगा, रजिस्ट्रार की अगर मैं बात करूं, रजिस्ट्रार, उसके अलावा अगर मैं बात करूं अपर रजिस्ट्रार, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं संयुक्त रजिस्ट्रार, तो इन्हीं को ही याद रखेगा। अपील की सुनवाई, जो आप अपील कर रहे हैं उसकी सुनवाई करने का अधिकार है, सुनवाई करने का अधिकार है। बाकी बचे हुए जैसे उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, इसको सुनवाई का अधिकार नहीं है। याद रखेगा, मतलब अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 78 के तहत। तो इनको आर्टिकल 78 के तहत अपील करने का, या सॉरी, अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार है, और इनको आर्टिकल 78 के तहत अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर, ये क्या बताया मैं, किसको नहीं है? उप रजिस्ट्रार को नहीं है और सहायक को नहीं है। तो उप और सहायक को नहीं है, कहने का मतलब 2 और 3 दोनों हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत कितने प्रकार के सोसाइटी के बारे में बताया गया है? तो कितने प्रकार की सोसाइटी के बारे में बताया गया है, ये भी बता चुका हूं। तो याद रखिएगा, आपके छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, तो छत्तीसगढ़ में आपकी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत 12 प्रकार के, कुल 12 प्रकार की सोसाइटी के बारे में बताया गया है। जैसे उपभोक्ता सोसाइटी, कृषि फर्म सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी, औद्योगिक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, पूरा 12 सोसाइटी। तो कुल 12 प्रकार की सोसाइटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, प्राथमिक समिति को रजिस्ट्रेशन करने के समय कम से कम कितने प्रतिशत महिलाओं का होना अनिवार्य है? समझना, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि कम से कम, याद रखिएगा, कम से कम कितने सदस्य चाहिए? 10 सदस्य चाहिए किसी भी समिति या किसी भी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, माना कि, मान लो, हम मानते हैं कि एक समिति में एक 30 सदस्य मिलकर, सॉरी 30, हाँ 30 व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, एक समिति या एक सोसाइटी की स्थापना करने का सोचते हैं। समझ रहे हैं? और उसके लिए आवेदन करते हैं। तो आवेदन करने से पूर्व ये जरूरी है कि इस 30 में से कम एक तिहाई, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, 33%, 33% क्या होनी चाहिए, महिला सदस्य होनी चाहिए। तब क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है? आपके इसी अधिनियम में ये लिखा हुआ है। तो प्राथमिक समिति किसकी बात हो रही है? प्राथमिक समिति की बात हो रही है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जो आपके बोल सकते हैं ग्रामीण स्तर पर है। क्लियर? आप एक चीज कमेंट करके मेरे को बताइए, समझना, कितने एक जिला सहकारी समिति बोल सकते हैं, या केंद्रीय सहकारी समिति में कितने प्राथमिक, मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम कितनी प्राथमिक समिति होती है? समझना मैं क्या बोल रहा हूं। देखिएगा, राज्य स्तर पर सबसे ऊपर कौन होता है? अपेक्स बैंक या अपेक्स समिति। उसके नीचे में आता है सहकारी समिति, उसके नीचे में सहकारी समिति आ रहा है। ये सहकारी समिति, इसको आप बोल सकते हैं सहकारी, ना लिख के आप इसको लिख लीजिएगा, एक सेकेंड, सहकारी आप मत लिखिए, इसको आप लिख लीजिए केंद्रीय समिति।
केंद्रीय समिति, और इसके नीचे में आता है, याद रखिएगा, प्राथमिक समिति। प्राथमिक समिति, तो प्राथमिक समिति, कई प्राथमिक समिति मिलकर क्या बनाती है, केंद्रीय समिति बनाती है। तो कितने प्राथमिक समिति मिनिमम होने चाहिए एक केंद्रीय समिति में, आप कमेंट करके बताइए, कहीं से भी आप ढूंढ के बताइएगा। नहीं बता पाओगे तो मैं इसका आंसर कल आपको दे दूंगा, ठीक है। तो कितने होनी चाहिए, एक महिला, मतलब महिला सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो चाहिए, 33% या 1/3 किसी भी समिति के रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 33%। अगला है, किसी सहकारी समिति को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, समझना कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। देखिए, मैं कल की क्लास में बताया था कि किसी भी समिति को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या क्या चाहिए। पहला बात कितना चाहिए, मिनिमम 10 सदस्य तो चाहिए, मिनिमम 10 सदस्य चाहिए, समझ रहे हैं। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा याद रखिएगा, दूसरा चाहिए कि कम से कम उसकी एज 18 या कितना होना चाहिए, 18 प्लस हो, 18 या 18 प्लस होना चाहिए। और 18 या 18 प्लस किस अधिनियम में, किस धारा में बताया गया है, किस अधिनियम में बताया गया है, भारतीय संविदा अधिनियम 1972 की धारा 11 के अधीन बताया गया है, समझ रहे हैं, क्लियर है। और तीसरा बोलते हैं, तीसरा क्या है, उसमें 33% क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया तो है ही इसके अंतर्गत। चौथा याद रखिएगा क्या नहीं होना चाहिए, ये ज्यादातर रजिस्ट्रार ये देखता है जब आप आवेदन लेकर आते हैं तो एक ही गांव के ज्यादातर ना हो, एक ही ग्राम के ना हो, समझ रहे। जैसे कम से कम 10 सदस्य चाहिए, तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 सदस्य एक ही ग्राम के हो, ऐसा याद रखिएगा रजिस्ट्रार के ऊपर है, क्लियर है। याद रखिए, तो क्या बोल रहा है, किसी सहकारी समिति को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। तो याद रखिएगा, समिति में कम से कम 10 सदस्य हो, ये तो सही है। सदस्य एक ही ग्राम, नगर या जिले के होने चाहिए, ये सही नहीं है, समझ रहे हैं। अलग अलग भी हो सकते हैं, ग्राम के भी हो सकते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रार जो है वो उसको देखता है, लेकिन ज्यादातर ये अलग अलग ग्राम, जिले या नगर के होते हैं, ठीक। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सहकारी सोसाइटी को पंजीयन करने का अधिकार है। अभी आपको बताया हूं, किसी भी सहकारी सोसाइटी को जब आवेदन करेंगे, हम सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन करते हैं, याद रखिएगा आवेदन करते हैं तो आवेदन किसके पास किया जाएगा, आवेदन किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास किया जाता है। और एक जिले में ज्यादातर कौन बैठते हैं, देखा जाए तो अपन देखेंगे तो सहायक रजिस्ट्रार बैठते हैं, सहायक रजिस्ट्रार, जो कहीं ना कहीं याद रखिएगा, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार ही है, एक प्रकार से रजिस्ट्रार ही है। तो रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए क्या बनाया गया है, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार। तो अगर क्वेश्चन आए कि रजिस्ट्रार का अर्थ क्या है इस अधिनियम के अंतर्गत, तो रजिस्ट्रार का अर्थ अपर रजिस्ट्रार भी है, उसका अर्थ संयुक्त रजिस्ट्रार भी है, उसका अर्थ उप रजिस्ट्रार भी है, और उसका अर्थ सहायक रजिस्ट्रार भी है, समझ रहे हैं। भले इसकी सहायता करने, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए बनाए हैं, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार इनको भी कहा जाएगा। आ रहा है समझ में। तो रजिस्ट्रार याद रखे, तो आवेदन किसको करेंगे, रजिस्ट्रार को करेंगे, चाहे वो मुख्य रजिस्ट्रार हो सकता है या कोई भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। जो उस समय इस अधिनियम के अंतर्गत इन किसी को भी रजिस्ट्रार बनाया जा सकता है, आप उन्हीं के पास क्या करेंगे, पंजीयन के लिए आप आवेदन करेंगे, और उसके बाद पंजीयन करने का अधिकार उसी रजिस्ट्रार को होगा। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका रजिस्ट्रार, राज्य सरकार, संबंधित पंचायत प्रबंधक इसका आंसर नहीं है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंजीयन की जा सकेगी, समझ रहे, निम्न में से कौन सी समिति जो है वो पंजीयन की जा सकेगी। पहला, ऐसी समिति जिनका उद्देश्य सदस्यों के हितों या उनके साधारण कल्याण को संप्रवर्तित करना हो। संप्रवर्तित मतलब होता है आगे ले जाना, आगे ले जाना, आगे ले जाना, ठीक। तो समझना क्या बोल रहा है, ऐसी समिति, ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य क्या होगा, सदस्य के हितों तथा उनके साधारण कल्याण को आगे ले जाना है। स्वाभाविक सी बात है, एक समिति का गठन क्यों किया जाता है, अपने सदस्यों के हितों को आगे ले जाने के लिए, सदस्यों के कल्याण को आगे ले जाने के लिए तो किया जाता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ऐसी समिति जो किसी अन्य समितियों की संक्रियाओं को, उनकी जो भी क्रिया है उनको शुकर, ये शुक्र नहीं है एक्चुअल में, शुकर है, शुकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो। कहने का मतलब, मान लीजिए एक समिति है
एक जैसे मैं बात करूँ केंद्रीय समिति की बात करूँ, तो केंद्रीय समिति का मेन काम क्या होता है, इसकी जो अन्य समिति है, इसके अंतर्गत आने वाली जो अन्य समिति है, उसकी अन्य समिति की जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को याद रखिएगा आगे ले जाने के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। तो किसी एक सहकारी समिति की का जो मेन काम है, आपको तो पता है, आर्थिक गतिविधि करना। उसके अलावा एक समिति अन्य किसी समितियों के उद्देश्यों को भी पूर्ति करने के लिए भी बनाई जाती है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? ये आपको मैं बता चुका हूँ थ्योरी वाले पोर्शन में। अगला है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा, कट गया है थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। किसी समिति या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कराने के लिए आवेदन किसके पास देना होता है? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? किसी समिति या सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किसके पास देना होगा? तो आवेदन अभी बताया हूँ, रजिस्ट्रार के पास देना होगा। क्लियर? अब आप एक चीज को समझिएगा, देखिए थोड़ा सा आप इसको डायग्राम से समझिएगा। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 व्यक्ति है। 10 व्यक्ति है, उनको क्या करना है, सोसाइटी को क्या करना है, इनको रजिस्ट्री कर मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना है। सोसाइटी का क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, समझिएगा किसके पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। अब रजिस्ट्रार चाहे तो याद रखिएगा, सभी व्यक्तियों को रजिस्ट्रार पूरा चेक करेगा कि जितने भी क्या जो भी प्रश्न है वो सही है कि नहीं, जो भी ये नियम कानून है वो सही है कि नहीं। तो याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अगर कोई समिति गई, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसके पास जाएगी, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएगी रजिस्ट्रार के पास। तो इनको अपनी समिति का पूरा उपबंध लेकर जाना होगा। उपबंध मतलब नियम कानून लेकर जाना पड़ेगा कि ये कैसे काम करेंगे। अब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो, और रजिस्ट्रार को जब भी पंजीयन कराने के लिए अपने नियम कानून लेकर जाते हैं, तो जो भी नियम कानून है, जो भी उपबंध है, तो उस उपबंधों का उनको चार चार प्रतिलिपि उनको जमा करना पड़ता है। क्वेश्चन आ सकता है, समझिएगा। ठीक है? उसके बाद रजिस्ट्रार चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। अगर रजिस्ट्रार को लगता है तो सभी जितने सदस्य सबको बुलाकर देख सकते हैं, फिजिकली बुला के उनको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये सही है कि नहीं। और अगर उनको लगता है तो डायरेक्ट या किसी व्यक्ति को वो नियुक्त मतलब या किसी अपने एक अधीनस्थ को नियुक्त कर सकते हैं, इन जो भी पंजीयन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो समिति आवेदन दी है, वो आवेदन की जांच करने के लिए। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला है, आवेदन करने के कितने दिनों के भीतर रजिस्टर रजिस्ट्रार है, ये रजिस्ट्रार किसी समिति को पंजीकृत करता है। ठीक, तो आवेदन करने के कितने दिनों के भीतर। तो अगर आप बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, अधिनियम में कब लिखा था, अधिनियम में लिखा गया था 20 सॉरी अधिनियम में लिखा था 90 दिनों के भीतर कराना पड़ेगा। परंतु इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, और संशोधन करके 90 दिनों को क्या कर दिया गया, 45 दिन कर दिया गया। समझ रहे हैं? तो जब आप आवेदन करें, देखिए आप आवेदन किए हैं, तो आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर, 45 दिनों के भीतर क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा, आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को आपको आपकी जो सोसाइटी है उसको रजिस्ट्रेशन करके या पंजीकृत करके देना होगा। नहीं देंगे तो क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? तो यह है 45। अगला है, किसी सोसाइटी या का पंजीयन रद्द करने की स्थिति में कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार को अपील कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लो आप आवेदन किए हो किसी सोसाइटी को पंजीयन कराने का, किसके पास किए हो, रजिस्ट्रार के पास किए हो। अब रजिस्ट्रार क्या किया, ये नहीं किया, इसके पास कितने दिन का समय था, 45 दिन का समय था, ये नहीं किया। तो जिस दिन 45 दिन खत्म होगा उसके उसके 45 दिन खत्म होगा उसके, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, उसके 15 दिनों के भीतर, कितने दिन, 15 दिनों के भीतर आप किसके पास अपील कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो उसके ऊपर का अधिकारी। ऊपर का अधिकारी कौन होगा, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो सकता है, या कौन हो सकता है, याद रखिएगा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास करोगे। ठीक है? लेकिन अगर कभी कभी की बात करो, कभी अगर रजिस्ट्रार खुद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो, तब आप किसके पास जाओगे, इस स्थिति में आप जाओगे राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार के पास जाओगे। ठीक है? और अगर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास गए तब भी, और राज्य सरकार के पास गए तब भी, दोनों ही स्थिति में 2 माह का समय रहता है, 2 माह का समय रहेगा कि वो आपके सोसाइटी को या आपकी समिति को पंजीकृत करने का आदेश दे या ना दे, 2 महीने का समय रहेगा। अगर इन 2 माह में भी अगर ये सोसाइटी को रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपकी सोसाइटी स्वतः ही क्या हो जाएगी, पंजीयन हो जाएगी, अगर ये भी कोई जवाब नहीं देते हैं तो।
क्लियर। या तो 2 महीने में डायरेक्ट मना कर सकते हैं, या तो रजिस्ट्रार खुद मना कर देगा पहले में ही। अगर कोई भी मना नहीं कर रहा है तो स्वतः ही पंजीयन हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या बोल रहे हैं, अगर पंजीयन जो पंजीयन रद्द हो जाने की स्थिति में जो भी आप रजिस्ट्रार के पास पंजीयन किए हैं उसके रद्द हो गई, मतलब जो रजिस्ट्रार है कुछ बोला नहीं या रद्द ही कर दिया, ऐसी स्थिति में कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार को अपील कर सकते हैं, तो वो है 15 दिनों के भीतर। क्लियर। तो ये आंसर सी। एक सेकेंड। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, किसी समिति का पंजीयन रद्द करने की स्थिति में या रद्द करने के एक सेकंड, रद्द करने की स्थिति में, एक सेकंड ना, रद्द करने की स्थिति में सूचना सहित सूचना किसको दी जाती है। कहने का मतलब यह है, अगर कोई समिति का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो गया है, तो ऐसी स्थिति में रद्द करने की, याद रखिएगा, रद्द करने की एक प्रकार से बोल सकते हैं जो भी सूचना है, रद्द करने का कारण, ऐसे आप लिख सो, रद्द करने के कारणों के साथ, रद्द करने को कारणों के साथ सूचना किसको दी जाती है। जैसे एक सोसाइटी आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रार को दी और रजिस्ट्रार उसको आवेदन जो दिया उसको रद्द कर दिया कि आपकी सोसाइटी रजिस्टर नहीं हो सकती, पंजीयन नहीं हो सकती, तब आप वो रजिस्ट्रार जो है इसकी सूचना किसको देगा। तो ऑप्शन में है, सोसाइटी के सभी सदस्यों को देगा, मान लो 10 सदस्य हैं तो 10 को देगा क्या, सोसाइटी के अध्यक्ष को देगा क्या, किसी 3 सदस्यों को देगा क्या, या आवेदन के प्रथम हस्ताक्षर को देगा क्या। तो कोई भी अगर आवेदन भेजता है तो आवेदन में जैसे मान लो 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य मिलकर एक सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं, तो 10 का क्या लगेगा, वहां पर साइन लगता है, हस्ताक्षर रहता है। तो जो भी पहला साइन किया रहता है, उसी का क्या रखता है, याद रखिएगा, उसी को, जो भी पहला साइन किया रहता है उसी को क्या भेजा जाता है, यहाँ पर उसी को सूचना दी जाती है कि आपकी सोसाइटी जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए भेजे थे, पंजीयन के लिए, वो रद्द हो चुका है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, जो जो मैं बताया वो सब इंपॉर्टेंट है। ये रहे आपके एमसीक्यू से संबंधित, इसका पूरा डिटेल आपको देखना है तो मेरी पुरानी वीडियो आप देख लीजिए, कैसे किसी सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उसके लिए शर्त क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।